नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, जो चला था आप लोगों का 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, जो चला था आप लोगों का 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन। हम मैप से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने बात करी थी जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया में। ये लोग रुके थे सब सिंधु वाले एरिया में। ये बात हमें पता चली थी दोस्तों कहाँ से? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में लिखा गया है कि ये लोग रुके थे सब सिंधु वाले एरिया में अर्ली वैदिक पीरियड में, जो चला था आप लोगों का 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ये लोग रुके थे सब सिंधु वाले एरिया में, जिसे कहते हैं लैंड ऑफ 7 रिवर्स। वो 7 रिवर कौन सी थी दोस्तों? वो थी आप लोगों की झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इंडस और सरस्वती। ये वो 7 रिवर थी दोस्तों जहाँ पे ये लोग अर्ली वैदिक पीरियड में के टाइम पे रहते थे सब सिंधु वाले एरिया में। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? जैसे जैसे समय आगे बढ़ा इन लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लग गई और इन लोगों ने यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने ये लोग चलते चले गए ईस्ट की साइड, और यहाँ पे आते आते यूपी बिहार वाले एरिया आते आते इन लोगों ने देखा यहाँ पे मिलती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल दोस्तों एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे आके इनका क्या हुआ, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी और इनकी ज़रूरतें जो भी थी फुलफिल होने लग गई। तो दोस्तों यहाँ पे आके लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग इस वाले एरिया में सेटल हो गए पूरी तरीके से। तो ये बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, जो चला था आप लोगों का 10,000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। तो दोस्तों आप लोग अपनी किताबों में पढ़ोगे, हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम का आगे पीछे लिखा हो, तो उसमें कोई पैनिक होने की वाली बात नहीं है। तो टाइम थोड़ा सा आप लोगों को जनरली आइडिया रखना है। बस ये 1500 बीसी से लेके 600 बीसी का ये एक जनरल टाइम पीरियड है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, जो चला आप लोगों का 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। और ये लोग कहाँ पे सेटल हो गए? अब यूपी और बिहार वाले एरिया तक। तो अब हम नोट्स के जरिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका आता है इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल स्ट्रक्चर। इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का था ये बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारा का सारा टाइम पीरियड है दोस्तों लेटर वैदिक पीरियड का, जो चला है आप लोगों का कहाँ से कहाँ तक? 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था दोस्तों वो कैसा था? अर्ली वैदिक पीरियड में मोनार्चियल फॉर्म थी, मतलब छोटे छोटे से ट्राइब्स बने हुए थे और उन ट्राइब्स को हम क्या कहते थे? जन के नाम से जानते थे। और उन ट्राइब्स का एक किंग होता था जिसे हम राजन कहते थे। ये बात हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखी थी। अब दोस्तों क्या है, ये जो छोटे छोटे से ट्राइब थे ना, समय बढ़ता गया और ये छोटे छोटे ट्राइब्स थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्ट्रांग होने लग गए। अब ये जो स्ट्रांग किंगडम बनने लग गए धीरे धीरे, ये स्ट्रांग किंगडम आपस में मर्ज होने लग गए। जैसे जैसे दोस्तों समय आगे बढ़ा लेटर वैदिक पीरियड का 1000 बीसी से 600 बीसी की तरफ जैसे जैसे ये लोग चलते चले गए, तो ये छोटे छोटे किंगडम्स क्या हुए? थोड़े थोड़े पावरफुल होने लग गए और आपस में मर्ज होने लग गए। तो जैसे जैसे 600 बीसी आया दोस्तों, तो ये सारे के सारे किंगडम, आपने पढ़ा होगा महाजनपद पीरियड के बारे में। तो इस टाइम पे 16 महाजनपद पीरियड बचे, मतलब 16 महाजनपद किंगडम्स थे जो आपस में मर्ज होकर ये छोटे छोटे जो होते मर्ज हो गए और 16 बड़े किंगडम बने जिन्हें कहते थे 16 महाजनपद, जो कि 600 बीसी आते आते बचे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। अब हम बात करते हैं इसकी सभा और समिति। हमने पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड में 2 प्राइम असेंबली हुआ करती थी ट्राइबल्स में, एक होती थी सभा और एक होती थी समिति। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते दोस्तों इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम होने लग गई। अब हम बात करते हैं इनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था दोस्तों। तो अगर हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड की, हमने अर्ली वैदिक पीरियड में देखा था कि वुमेन्स जो थी ना, उनको एक काफ़ी अच्छी रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल रही थी और उन्हें इजाज़त थी कि वो सभा और समिति दोनों का अटेंड कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा दोस्तों अर्ली वैदिक पीरियड में तो इजाज़त थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते ना वुमेन की पोजीशन कम हो गई। वुमेन को परमिशन नहीं दी
कि वो अटेंड कर सकें सभा और समिति को। और वैसे भी सभा और समिति की पोजीशन क्या होती थी, थोड़ी थोड़ी कम होती चली गई, और यहाँ पे इन लोगों की जो भी पोजीशन इन लोगों को मिली थी वो कम होने लग गई। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड मैरिज की, जो अर्ली वैदिक था उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज अलाउ नहीं थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते दोस्तों चाइल्ड मैरिज क्या होने लग गई, कॉमन होने लग गई। इस टाइम पे गोत्र भी अपीयरेंस हो गया। और हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, जो सोसाइटी थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। किसके बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे, जो थी तुम्हारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्र। अगर हम बात करें दोस्तों, ये बने थे आपके ऑक्यूपेशन के बेस पे, जैसे कि प्रिस्ट हो गए ब्राह्मण, वॉरियर्स हो गए आपके क्षत्रिय, और जो एग्रीकल्चर ट्रेडर्स का काम करते थे दोस्तों वो बन गए वैश्यास, और जो शूद्र होते हैं वो बन गए थे आप लोगों के सर्वेंट, लेबर, या फिर जो ऊपर वालों को सर्व करते हैं। ये था आपका सोशल स्ट्रक्चर लेटर वैदिक पीरियड का। आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पे डायग्राम में समझाने की कोशिश करी गई है। देखो सबसे ऊपर आ गए, ऑक्यूपेशन के वास्ते बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन था। अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, ऑक्यूपेशन है, लेकिन बाद में ये हेरिडिटरी बन गया, मतलब वंशवाद बाद में बना कि ब्राह्मण का ही बेटा ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय कहलाएगा। ये इस टाइम पे नहीं था। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड था। जो इंसान जिस काम में अच्छा है, अगर कोई एग्रीकल्चर में अच्छा है तो वैश्यास हो गया, और जो मतलब जो अच्छा खासा लेबर है, मान लो किसी और काम में अच्छा है तो अपनी कैटेगरी में आ गया। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन के बेस पे था बच्चों। बाद में ये लोग ये चीज़ें बन गई हेरिडिटी के बेस पे, मतलब जन्मवाद पे, जैसे हम कह सकते हैं ना, अगर फार्मर का लड़का मतलब आई मीन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही कहलाएगा। ये बना बाद में, पहले सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन के बेस पे चलता था। अब हम बात करते हैं कि देखो ब्राह्मण हो गए आपके पृष्ठ, क्षत्रिय हो गए वॉरियर, वैश्यास हो गए तुम्हारे फार्मर हो गए, ट्रेडर हो गए, ये सब हो गए। जो तुम्हारे शूद्रास हो गए वो तुम्हारे लेबर हो गए, सर्वेंट हो गए, जो ऊपर वालों को सर्व करेंगे। ये हो गया इस तरह का ऑक्यूपेशन के बेस पे। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों इसके रिलीजन के बारे में। अगर हम बात करें दोस्तों रिलीजन के बारे में, तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमने एक चीज़ सीखी थी कि इस टाइम पे जो रिलीजन हुआ करता था ना, इंद्र और अग्नि, इन दोनों को ग्रेट माना जा रहा था। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते ना इनकी इंपॉर्टेंस हो गई कम, और जो इंपॉर्टेंस बढ़ गई, किनकी बढ़ गई, प्रजापति, विष्णु, इनकी मतलब इनकी जो थी ना इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई कंपैरिजन टू इंद्र और अग्नि के। रिलीजन की अगर मैं बात करें तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइम पे क्या था, टेम्पल्स में पूजा होने लग गई। पहले क्या था, टेम्पल्स नहीं बने हुए थे, ये बात हमने देखी थी। लेकिन मतलब पहले हम टेम्पल्स में ज़्यादा पूजा नहीं करते थे, ये बात हमने देखी थी। लेकिन इस टाइम पे क्या ना, टेम्पल्स वाली पूजा ज़्यादा हो गई, और प्रिस्ट जो होते हैं तुम्हारे ब्राह्मण, इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए। और इसी वजह से ना हमने देखा कि इनको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलने लग गई रूलर्स के द्वारा। और ये यहाँ पे क्या था, ये रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी आप आगे पढ़ोगे ऋग्वेद सामवेद, इसमें क्या होता है ना, सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे अंत आते आते ना इस ऑर्थोडॉक्सी को देखते हुए बुद्धिज्म और जैनिज्म समय का अंत आते हुए, मतलब आपका लेटर वैदिक पीरियड का जो 600 का 600 BC का एंड आते आते लेटर वैदिक पीरियड का, इस दौरान आप पढ़ोगे बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो जाते हैं इसी टाइम पे। अब बात करते हैं हम इसकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, मेन इकोनॉमी क्या था इनकी, एग्रीकल्चर था। क्योंकि ये कहाँ पर आ गए थे, अभी हमने देखा था यूपी और बिहार वाले एरिया में दोस्तों आ गए थे। और यहाँ पे क्या था, एलिवेल्स हुई थी, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अपना आप ही ज़्यादा हो जाएगा, और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या हो जाएगा, चीफ ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर हो जाएगा। बाकी इन लोगों का वही मैंने भी थोड़ी देर पहले बात करा था कि ये ऑक्यूपेशन के बेस पे थे। मेटल वर्क हो गया, पोल्ट्री हो गई, कारपेंट्री हो गई, इस तरह का वर्क हो गया। इनका जो ट्रेड चलता था ना, फॉरेन ट्रेड होता था बेबीलोन से लेके सुमेरिया तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है आप लोगों का वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो वैदिक लिटरेचर के बारे में अगर हम बात करें, हाँ दोस्तों, तो वैदिक लिटरेचर के बारे में हम बात करेंगे तो वैदिक लिटरेचर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है आपका वेदास, ब्रह्मास, अरंक्यास और उपनिषद। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका दोस्तों वेदास। अगर हम वेदास की बात करें तो वेद जो है वो लिया गया है इसके रूट वर्ड वेदी से। इसका मतलब होता है नॉलेज। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया वेदा को भी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद के बारे में हमने पहली वीडियो में पढ़ रखा है, लेकिन इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे ऋग्वेद के।
तो सबसे पहले आता है दोस्तों आप लोगों का ऋग्वेद, जो जिसको लिखा गया था, इसको कंपोज करा गया था दोस्तों। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दूंगा, इन्हें देख लेना, और इसी कंप्लीट पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप पूरी की पूरी रीड कर लेना। तो अभी आप हाल फिलहाल के समझ लो। तो ऋग्वेद को कंपोज करा गया था अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, और बाकी के जो 3 हैं, ऋग्वेद तो हो गया आपका अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, और जो बाकी के जो 3 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, तो ये बाकी के जो 3 वेद हैं इन्हें लिखा गया था आप लोगों का लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। मतलब ये जो लिखा गया है वो लिखा गया दोस्तों 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में। अभी हम बढ़ेंगे, इसमें भी 2 क्लोज आ जाएंगे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड जो लिखा गया ना दोस्तों, ये लिखा गया था 1000 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में। अब बात करते हैं दोस्तों, जो ऋग्वेद होता है ना, इसका मतलब होता है प्रेज नॉलेज। जो ऋग्वेद है इसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट बोला जाता है मैनकाइंड का, जो यूनेस्को में दर्ज है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट टेक्स्टमेंट ऑफ मैनकाइंड, और इसे ऋग्वेद में यूनिवर्स मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में वो कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों ऋग्वेद के अंदर 1028 हेम्स आते हैं, 10,600 वर्सेज आते हैं, जिसे 10 मंडल्स में रखा गया है। ये जो 1028 हेम्स हैं दोस्तों, इन्हें सुक्तास के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक बात याद रखना, जो एक और पहला है यंगेस्ट और लॉन्गेस्ट है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है दोस्तों वो ये आता है, जो ऋग्वेदिक बुक है इसके अंदर जो 2 से लेके 7वां जो मंडल है, हमने यहाँ पे देखा ये 10 मंडल में डिवाइडेड है। इसमें जो 2 से लेके 7वां जो मंडल है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पुराना है। ये लिखा गया था दोस्तों अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे। मतलब एक बात याद रखना, ये जो पूरा का पूरा ऋग्वेद है ना, ये 10 मंडल में डिवाइडेड है। इन 10 मंडल में से 2 से लेके जो 7वां मंडल है, ये लिखा गया था अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, मतलब 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के टाइम पे। लेकिन जो पहला, 8वां, 9वां और 10वां लिखा गया ना दोस्तों, ये लिखा गया था लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे। अभी हम देखेंगे कि पहले 8वें, 9वें और 10वें में कौन कौन सी बातें भी लिखी गई हैं। तो इतनी बात याद रखना, 2 से लेके जो 7वां है ये ओल्डेस्ट है, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे लिखा गया है, और इसको कहते हैं फैमिली बुक, 2 से लेके 7वें को। इसके बाद जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे सीधे इसके पहले मंडल में क्या लिखा है। जो लेटेस्ट मंडल है, पहला मंडल जो है ना दोस्तों, वो डेडिकेटेड है किसको, इंद्रा और अग्नि को। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जो अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड था दोस्तों, इस टाइम पे इंद्रा और अग्नि की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा दोस्तों, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, विष्णु, प्रजापति, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई। तो लेकिन जो पहला वाला मंडल है ना दोस्तों, वो डेडिकेटेड है मेनली किसको, इंद्रा और अग्नि को। बाकी इनकी भी इंपॉर्टेंस दे रखी है, मेंशन है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है दोस्तों, वो अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्रा और अग्नि को दी गई है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। मंडल 8 में क्या लिखा है दोस्तों, ये डेडिकेटेड है किसको, देखो यहाँ पे लिखा है वेरियस गॉड को डेडिकेटेड है। लेकिन इसको कंपोज किसने करा है, कन्वा क्लेंस ने। अब 9th मंडल की बात करें दोस्तों, ये डेडिकेटेड है किसको, सोमा को। और जो दोस्तों 10वां मंडल है ना, अभी हमने एक बात देखी थी, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो दोस्तों याद रखना, अभी हमने देखा था कि ऑक्यूपेशन के बेस में सोसाइटी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो इस बात का जो मेंशन है ना, ये मंडल 10 में ही मेंशन है, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे अभी हमने बात करी थी, ये लिखा गया है, कंपोज करा गया है 10वां मंडल। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है गायत्री मंत्र वाला। इसको ये जो लिया गया है आपका 3रे मंडल में से लिया गया है ऋग्वेद के, ठीक है। और जिसके अंदर 64 हिम्स आ जाते हैं, जो कि आप लोगों का फिर आता है आपका फैमिली बुक वाली, मतलब पहला मंडल जो डेडिकेटेड है, ये वाली बात हो गई। फिर आता है 6 से 7 मंडल को फैमिली बुक के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों समावेद के बारे में। समावेद की अगर हम बात करें ना, तो समावेद को वेद ऑफ चैंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जनरली क्या है ना, म्यूजिक और नोटेशन के बारे में बात करी गई है। मतलब जो भी श्लोक्स होते हैं आपके ऋग्वेद में, जनरली क्या था, अगर हमने देखा थोड़ी देर पहले ऋग्वेद में 10,600 अराउंडली इतने ही थे ना, एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो 10,600 वर्सेज हैं। अब क्या है दोस्तों, हमने क्या करा है, 10,600 वर्सेज में से, मतलब जो आपके ऋग्वेद थे ना, उसी में से ही यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें उठाए गए हैं 1549 वर्सेज उठाए गए हैं, जो ज़्यादातर कहाँ से लिए गए, ऋग्वेद में से, एक्सेप्ट 75। ये याद रखना दोस्तों, ज़्यादातर 1549
इसके अंदर वर्सेस होते हैं और ज़्यादातर जो उठाए गए हैं आपके ऋग्वेद से उठाए गए हैं, लेकिन 75 ऑलमोस्ट नए होंगे कुछ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें एक बार रीड कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतनी बात इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक बात याद रखना, ऋग्वेद जो है उसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से श्लोक्स दे रखे हैं। ऋग्वेद जनरली मेंशन करता है कि कौन कौन से श्लोक्स हैं, क्या हैं, कैसे हैं, मतलब इनके बारे में बताया गया है। लेकिन समावेद में ये बताया गया है कि उन श्लोक्स को हम किस तरीके से म्यूजिकल फॉर्म में बोलते हैं, ये बात के बारे में बताया गया है। समावेद जो है ना, इसे दोस्तों दुनिया की पहली म्यूजिक किताब के नाम से भी जाना जाता है। इस बारे में भी भाई याद रखना, ठीक है। आपसे पूछे अगर कौन सा वेद है जो म्यूजिकल फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो समावेद है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। इसके बाद आता है दोस्तों आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है वर्शिप, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के बारे में बताता है। मतलब यजुर्वेद जो होता है ना, डील्स करता है किसके बारे में, सैक्रिफाइसेस के बारे में। इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइसेस। ये हमारा रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस को डिनोट करता है। अगर हम बात करें यजुर्वेद को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक आता है आपका ब्लैक यजुर्वेद, एक आता है आपका व्हाइट यजुर्वेद। आपने इसका नाम तो सुना होगा, काला काला जादू, टोटका वोटका, वो आपका यजुर्वेद के अंदर ही आता है, ठीक है, ब्लैक मैजिक जिसे कह सकते हैं। और इसके बाद आता है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो ये जो है ना इसके अंदर आते हैं दोस्तों 1875 वर्सेस, जिन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम उठाए गए हैं कहाँ से, ऋग्वेद के अंदर से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, इन्हें एक बार रीड कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, अर्थवेद के बारे में। अर्थवेद का मतलब होता है दोस्तों, जनरली इसमें क्या होगा ना, आपको मेंशन होगा मैजिकल स्पेल के बारे में। ये हम मैजिकल स्पेल के मैजिक के बारे में बात करते हैं, किसमें, अर्थवेद के बारे में। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ज़्यादातर आपको ना क्वेश्चन में ज़्यादातर ये चीज़ पूछी जाती है कि कौन सा वेद ऐसा है जिसमें मैजिकल स्पेल का यूज़ करा जाता है, तो आपका दोस्तों अर्थवेद हो जाएगा। यहाँ पे अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये आती है कि इसको समझो कि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थवेद कहना क्या चाहता है। अर्थवेद का मतलब ये होता है दोस्तों कि किस तरीके से आप मैजिकल वर्ड्स का श्लोक का यूज़ कर सकते हो अपनी, यहाँ पे लिखा है डेडिकेटेड टू परफॉर्म द हीलिंग इलनेस, अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए किस तरीके से आप इन श्लोकों को मैजिकल फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ इस अर्थवेद में बताया गया था। इसके अंदर दोस्तों आते हैं 730 हिम्स आते हैं, 6000 मंत्र आते हैं और 20 बुक्स इसके अंदर हैं टोटल। इसके बाद दोस्तों आप लोग इसमें ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस तो अब है नहीं, इसे एक बार रीड कर लेना। अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो अब आता है दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, वैदिक लिटरेचर 4 पार्ट्स में डिवाइड था, द वेदास, द ब्रह्मास, द अरण्यक, द उपनिषद। हमने वेद को पढ़ लिया जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब आता है दोस्तों आपका द ब्रह्मास। ब्रह्मास जो होता है ना, इसमें क्या दे रखा है, आपको एक्सप्लेन करा गया है हिम्स के बारे में जो वेद के अंदर है। जनरली जो ब्राह्मण होता है इसका मतलब होता है नेचर को रिप्रेजेंट करता है, सेक्रीफाइसेस के बारे में। अब यहाँ पे जो बताया गया है दोस्तों, जनरली क्या होता है ना, ब्राह्मण मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब नेचर से इस टाइम पे रिलेट कर रहा था आपका एग्रीकल्चर के बारे में। इस टाइम पे क्या होता था ना दोस्तों, राबी तुम्हारे जो खारिफ हो गई, राबी हो गई, इस तरह की क्रॉप होती थी तुम्हारी, इसको खेती बाड़ी में यूज़ करते थे। तो किस तरीके से आप खेती बाड़ी करोगे, जनरली ब्राह्मणास में इसी चीज़ के नेचर को रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, एक बार आप रीड कर लेना, मतलब जनरल मेन पॉइंट ऑफ व्यू इसके यही थे। अब हम बात करते हैं अरंकास के बारे में। अगर हम अरंकास को देखें तो इसका मतलब होता है दोस्तों फॉरेस्ट बुक। अब इसमें एक चीज़ समझिए, अभी तक हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल, सेक्रीफाइस, इनका आपने नाम सुना होगा। लेकिन अरंका एक ऐसी चीज़ है, इसमें क्या ना, इसमें सेक्रीफाइसेस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, इसमें मेडिटेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है। इनका कहना ये था कि आप लोग किस तरीके से फॉरेस्ट में जाकर मेडिटेशन कर सकते हो, ये इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आता है दोस्तों उपनिषद। चौथा टॉपिक था आप लोगों का दोस्तों उपनिषद। उपनिषद के बारे में बात करें, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, इसके अंदर आते हैं, मतलब होता है, इसका मतलब होता है तुम्हारा दोस्तों सिट नियर समवन, मतलब इसके अंदर 1008 उपनिषद आते हैं, जिसका मतलब होता है दोस्तों, मतलब आत्मा और सोल को रिप्रेजेंट करता है ये चीज़, इस बात को याद रखना। अगर हम उपनिषद की बात करें तो इसमें देखो 2 उपनिषद इंपॉर्टेंट है। एक आता सर्विस टू मैन, आपने सुना होगा सर्विस टू मैन, सर्विस टू नेशन, ये जनरली इसका इसी से उपनिषद बना है। और दूसरा एक आपने सुना होगा सत्य में जयते, ये दोनों के दोनों उपनिषद इसी जगह से, यहीं से लिए गए हैं। तो इसमें क्या आता है दोस्तों, जनरली इसको वेदांता के नाम से जाना जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें सत्य में जयते के बारे में, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, इसे उठाया गया था कहाँ से, मुक्त उपनिषद से।
यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें भी रीड कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। जैसे हमने देखा वैदिक लिटरेचर 4 पार्ट्स में डिवाइड था दोस्तों, वेदास, उपनिषद, ब्रह्मास, निरंक्यास। इसी तरीके से ये जो वैदिक ट्रेडिशन है इसके भी 6 लिटरेचर आ जाते हैं दोस्तों। पहला आता है वेदांगास, दूसरा आता है स्मृति, धर्मशास्त्रास, फिर आता है आपका महाकाव्यास, पुराण, उपवेदा और सदर्शनास। ठीक है, ये आपके दोस्तों 6 चीज़ें आ जाती हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है, तो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला आपका आता है, देखो दोस्तों, वेदांगास। अगर हम वेदांगास की बात करें, इसका मतलब होता है लिम्स ऑफ वेदा। इसमें ये भी 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं जिस तरह से ये सब एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों इसमें धर्मंतरास। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेना। यहाँ पे इसकी मनुस्क्रिप्ट आपने सुना होगा, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट थोड़ा सा स्मृति के बारे में, ये आता है स्मृति। धर्मंतरास के बारे में अगर हम बात करें तो इसको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फेमस डिवाइड नहीं करेगा एक्चुअली, इसे 6 फेमस स्मृति होती है। आपने मनुस्मृति के बारे में सुना होगा, जो कि प्री गुप्ता के टाइम पीरियड में लिखी गई थी, तो ओल्डेस्ट स्मृति है, इसके बारे में एक बार देख लेना। बाकी जितनी भी स्मृति है गुप्ता पीरियड, प्री गुप्ता पीरियड, इनके बारे में इस टाइम पे लिखी गई हैं, ये एक बार जस्ट रीड कर लेना। इसके बाद आते हैं दोस्तों महाकाव्य के बारे में। 2 महाकाव्य इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में, एक आता है आपका महाभारत, दूसरा आता है आपका रामायण। इसे भी आप देख लेना यहाँ से। फिर आता है आपका पुराण। अगर हम पुराण के बारे में बात करें, आपने पुराण का नाम सुना होगा, इसका मतलब होता है एंशियंट, मतलब ओल्ड। पुराण जो होते हैं ना, इसको कंपोज करा गया था किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा, जिसमें 18 पुराण आते हैं। इसे डिवाइड करा गया 18 महापुराण में। और अगर हम दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसे याद रखना, मत्स्य पुराण, ये क्या है? ओल्डेस्ट पुराण है। ये आपसे पूछा जाता है पेपर में, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पुरानिक टेक्स्ट कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट पुराण कौन सा होगा आपका? भगवता, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवता, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, इन्हें भी एक बार आप रीड कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है उपवेदा। उपवेदा के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लेना कि किस तरीके से, मतलब किससे ये कौन सा उपवेद किस चीज़ से एसोसिएटेड है। मतलब ऋग्वेद जो होगा आपका मेडिसिन से रिलेटेड है, हमारा ऋग्वेद म्यूजिक से एसोसिएटेड है, किस तरह से कौन सा वेद कौन सी चीज़ से एसोसिएटेड है, एक बार ये रीड कर लेना। इसके बाद आता है आपको लास्ट चीज़ आती है आपकी धर्मदास। इसमें 6 स्कूल आते हैं दोस्तों फिलोसफी के, तो यहाँ पे एक बार देख लेना कौन इसके फाउंडर हैं, कौन से टेक्स्ट लिखे गए हैं, कौन से क्या। अगर मैं दोस्तों इसके बारे में बात बताऊं, तो अगर मैं सही में बोलूं बेसिकली, तो जो वैदिक हमने देखा ना, वैदिक ट्रेडिशन के बारे में देखा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं जनरली। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा ना, आप लोगों को किस में से आ जाएगा, एक तो ये पूछा जा सकता है वेदांगास कितने में डिवाइड करा गया, तो 6 वेदांगास में डिवाइड करा गया, ये याद रखना। दूसरा इसमें से पूछा जा सकता है मनुस्मृति किस टाइम पे लिखी गई थी, ये लिखी गई थी प्रीगुप्ता के टाइम पीरियड में, ओल्डेस्ट स्मृति है, ये याद रखना। और ये महाभारत और रामायण के बारे में दोस्तों आप लोगों को ऑब्वियसली बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा अगर पुराण के बारे में पूछे तो यहाँ से पूछा जाता है, ये 16 महापुराण में डिवाइडेड था, इसे ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन सा आपका? मत्स्य पुराण, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट होते नहीं है, फिर भी एक बार रीड कर लेना कौन से स्कूल के कौन से फाउंडर हैं, जस्ट रीड कर लेना। बाकी इसी कंप्लीट PDF फाइल में दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब दोस्तों हम लोगों का क्या हो गया, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। देखो स्टोन एज हमने पूरा पढ़ लिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ लिया है, वैदिक कल्चर अब आपका पूरा खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, महाजनपद पीरियड। अभी हमने दोस्तों बात करी थी, देखो अभी हमने यहाँ पे बात करी ना, अभी देखो हमने यहाँ पे बात करी थी, यहाँ पे इस जगह हमने देखा था कि किस तरीके से स्मॉल किंगडम, अभी हमने देखा था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे किंगडम्स क्या थे पहले अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में, छोटे छोटे किंगडम्स थे, ट्राइब्स थे, जिनका किंग होता था, जिसे राजन कहते थे। वही छोटे किंगडम धीरे धीरे पावरफुल हुए। अब 16 अब पूरा जिस तरीके से वैदिक कल्चर, ये अर्ली वैदिक पीरियड खत्म होगा ना दोस्तों, 600 BC आते हम देखेंगे ये यहाँ पे जो लिखा है ना महाजनपद, यहाँ पे 16 महाजनपद बन जाएंगे। और इन महाजनपद के बारे में दोस्तों हम यहाँ पढ़ेंगे, ये वाले एरिया में महाजनपद के टाइम में जो चलेगा आप लोगों का दोस्तों 600 BC से लेके 330 BC में। और इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि 600 BC में 16 महाजनपद थे, लेकिन 330 BC आते आते केवल 3 से 4 महाजनपद ही इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, जिन्हें हम पढ़ेंगे। फिर किस तरीके से आपका मौर्यन पीरियड स्टार्ट होगा दोस्तों, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड, और फिर किस तरीके से हम मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसकी कंप्लीट PDF फाइल मैं आप लोगों को दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा।
अगर टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है दोस्तों @SSC_CGL_GS। इस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। इसी कंप्लीट पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।